Hello students, good morning to all of you in this session of accountancy. Yes students, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में ही आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं एडजस्टमेंट मेड्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होता है तो इस प्रोसेस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। उस समय क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्लाइड्स में। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को नए पार्टनर्स के फेवर में सेक्रीफाई करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब हमको जो नए पार्टनर्स का, इंक्लूडिंग नए पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना पड़ता है। आप समझ रहे होंगे कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होता है तो पुराने पार्टनर्स अपना शेयर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसलिए अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज होगा। तो हमको ऑर्गेनाइजेशन में अब जो नया बिजनेस जो पार्टनरशिप डीड बन रही है, उस पार्टनरशिप डीड में हम पुराने और नए पार्टनर्स की क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन करेंगे, उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, सैक्रिफाइंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सैक्रिफाइंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स का मतलब, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होता है तो पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयर में से कुछ पोर्शन नए पार्टनर्स के फेवर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम सैक्रिफाइंग रेशो बोलते हैं। तो वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अब देखिए, गुडविल का ट्रीटमेंट हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर इतना समझिए कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होता है तो कैपिटल तो लेके आता है, और साथ में जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल भी बोलते हैं वो भी लेके आता है। तो इसका एक ट्रीटमेंट होता है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एडजस्टमेंट of oblique losses on revaluation of assets and reassessment of liabilities। देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। जब एक नया पार्टनर आता है तो हम अपने बिजनेस में एसेट्स को इवेल्युएट करते हैं और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं, और इसके लिए हम एक अकाउंट भी बनाते हैं। तो उस अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको भी हम देखते हैं। ये रिवैल्यूएशन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस एंड रिजर्व। इसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब एक नया पार्टनर आता है तो जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हैं या रिजर्व्स हैं, उसको हम पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ़ एग्रीड, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, जब बिज़नेस में एक नया पार्टनर शामिल होता है तो पुराने पार्टनर मिलकर जो बिज़नेस चला रहे थे, उस बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों होते हैं। तो हम उन एसेट्स को रीवैल्यूएट करते हैं और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं, और इसके लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो अब यहाँ पर भी हमको वो चीज़ें करना पड़ेगा, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब पुराने पार्टनर्स मिलके ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, तो उस समय एसेट्स की वैल्यू क्या थी, और आज की डेट में जब नया पार्टनर आपके बिजनेस में शामिल हो रहा है तो उस एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसको हम चेक करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ को भी चेक करते हैं कि जब पुराने पार्टनर बिजनेस कर रहे थे उस टाइम लाइबिलिटीज़ की मॉनेटरी वैल्यू क्या थी, और आज की डेट में जब एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल हो रहा है तो हमारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको भी हम चेक करते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। और इस रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट से हमें प्रॉफिट भी होता है
और लॉस भी होता है। ये प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हम पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज देखने जा रहे हैं जिसका रिलेशन है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। देखिए स्लाइड्स में आप देख रहे हैं जर्नल एंट्रीज। पहला पॉइंट है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और जो जर्नल एंट्रीज पास की गई है वो है एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। जैसे मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, इक्विपमेंट्स हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये सब आपके बिजनेस की एसेट्स होती है। अगर आप एसेट्स परचेस करते तो क्या एंट्री पास करते थे? एसेट्स अकाउंट, मशीन अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट या इक्विपमेंट अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश, या फिर हम पार्टी को क्रेडिट कर देते थे। अब यहाँ पर देखिए आप एसेट्स को तो परचेज नहीं कर रहे, लेकिन उस एसेट्स को जो ऑलरेडी आपके पास थी उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रही है, तो अब हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। यानी अगर हमारे बिजनेस में एसेट्स की मॉनेटरी वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो आप इस चीज़ से याद रखिए कि बिजनेस में जब भी हम एसेट्स परचेज करते थे तो वो हमारे बिजनेस में इंक्रीज होती थी तो हम उसको डेबिट करते थे। सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके बिजनेस में एक मशीन थी पहले से जिसकी कीमत थी 2 लाख रुपीज़। आपने एक नई मशीन परचेज किया 1 लाख की, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। तो अब आपकी बिजनेस में एसेट्स यानी मशीन बढ़कर कितनी हो गई? 2 लाख पहले और 1 लाख रुपीज़ अभी 3 लाख हो गई। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है तो इट शुड बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखिए फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसेट्स को हम क्रेडिट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। एंट्री आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 11 का। आप किसी एसेट्स को बेचते थे, सपोज आपने बिल्डिंग बेचा, तो आप एंट्री क्या पास करते थे? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। यानी जब आपके पास से कोई एसेट्स जाती थी तो आप उसको क्रेडिट करते थे। तो अब यहाँ पर भी जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं यानी हम एसेट्स को कंपेयर कर रहे हैं पुरानी वैल्यू से और आज की डेट में, जिस डेट में एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में शामिल हो रहा है, तो दोनों वैल्यू को जो हम कंपेयर करते हैं और ये पाते हैं कि उस एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए फॉर इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। इसकी एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी। देखिए जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। भाई अगर आप गुड्स उधारी में परचेस करते थे तो आप क्या एंट्री करते थे? सपोज आपने अजय लिमिटेड से गुड्स परचेस किया तो आप एंट्री पास करते थे ना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय लिमिटेड। अब अजय लिमिटेड आपके लिए क्या हो जाता था? क्रेडिटर्स हो जाता था। यानी इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर हम दोनों यानी ओल्ड या एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ को आज की डेट से कंपेयर करते हैं और ये पाते हैं कि उस लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज आ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी। आइए नेक्स्ट स्लाइड्स में और जर्नल एंट्रीज देखते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। देखिए अगर आपकी लाइबिलिटी के मॉनेटरी वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उस कंडीशन में एंट्री होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। देखिए जैसे पिछले एंट्री में हमने देखा था परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय लिमिटेड। आपने अजय को अब पेमेंट किया, सपोज आपने 20,000 रुपीज़ का गुड्स उधारी में अजय लिमिटेड से परचेज किया था, तो आपने एंट्री पास किया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय लिमिटेड 20,000 रुपीज़। अब उस अजय को आप 5,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक।
इसका मतलब क्या हुआ, जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आप लायबिलिटी को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा वो क्या होगा, रीवैल्यूएशन होगा। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी जब भी हमारी लायबिलिटी की वैल्यू में गिरावट आएगी, डिक्रीज होगी, तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। देखिए कुछ एसेट्स जो रहती है जिसको बुक्स, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो हमारी बुक में है ऑलरेडी, वो हमारे बुक से सपोज ख़त्म हो चुकी है, अब लेकिन उसके कहीं ना कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो अब वो जब हम एडमिशन करते हैं एक नया पार्टनर का, तो उसको भी हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। तो हम उस कंडीशन में एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास एक कूलर है, उस कूलर की लाइफ 10 ईयर्स थी, आपने उसको 10 ईयर्स तक लिखा, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया, और 10 ईयर्स के बाद उसकी मॉनेटरी वैल्यू बुक्स में ज़ीरो हो गई, तो इसी को हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलते हैं। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि भले ही वो कूलर की मॉनेटरी वैल्यू आपके बुक में ज़ीरो हो गई है, लेकिन अगर आज की डेट में आप उसको लोहे के भाव भी बेचने जाएंगे तो भले 500 400 कुछ तो मिलेगा, इसलिए उसको हम एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन करते हैं, और ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है। इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी होती है। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, और रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी। लायबिलिटी हमेशा अगर बढ़ती है, ये एक नई लायबिलिटी अराइज होती है तो क्रेडिट होता है, तो इसलिए एंट्री क्या हो गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट। अब देखिए आपका ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेजर यही एंट्रीज होती है, या तो आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, या एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है, या फिर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है। देखा जाए तो बस ये 6 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज होती है। अब इसके बाद आप इस अकाउंट को जब बैलेंसिंग करेंगे तो आपको इस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री होगी और लॉस के केस में क्या एंट्री होगी हम देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर फोर्थ एंट्री दिख रही है, फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। यानी अगर इस रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से आपको प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अब जो प्रॉफिट हो रहा है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, और यही अगर लॉस हो रहा है तो लास्ट एंट्री देखिए, फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। इसे भी, इस लॉस को भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मेट देख रहे हैं, प्रोफॉर्मा देख रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। मैंने जैसे ही बताया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब देखिए डेबिट साइड्स में यानी लेफ्ट साइड्स में आप देख रहे हैं डेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट है, सेम कॉलम आपको राइट साइड में मिलेंगे। तो जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो आप पाएंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट साइड में, इंक्रीज ऑन द रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, और राइट साइड में देखिए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज ऑन द रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, और फिर आप इसको बैलेंसिंग करेंगे तो आपको तो या तो गेन होगा या लॉस होगा। इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट या प्रोफॉर्मा बनाते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं। आप देखिए स्लाइड्स में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड अदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। देखिए जब पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, उस टाइम उनकी जो बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट में कई प्रॉफिट या लॉस ऐसे होते हैं जिसको हम एक्यूमुलेटेड बोलते हैं, जो अभी तक के डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं या पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटे गए। अब जब नया पार्टनर आता है तो हमको पुराना हिसाब किताब निपटाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में
अब नए पार्टनर का इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस पर किसी भी तरह का कोई हक नहीं बनता। देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है, द इनकमिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस of the business appearing in the balance sheet as on the date of admission। यानी जो नया पार्टनर आपके बिजनेस में शामिल हो रहा है उस पर जो भी पुरानी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है तो उस पर उसका हक नहीं बनता। ये केवल पुराने पार्टनर्स का हक है और पुराने पार्टनर्स के बीच में ही इसे बांटा जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखिए, द बैलेंस appearing in the form of reserve or profit or loss account, balance should be transferred to the capital account of old partners in their old profit sharing ratio। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके बैलेंस अकाउंट में जो बैलेंस है वो बैलेंस रिजर्व के रूप में भी हो सकता है, प्रॉफिट के रूप में भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। इसको हमें केवल ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करना है। यानी अब इस पर नए पार्टनर का कुछ भी हक नहीं बनता, क्योंकि ये सब जो भी चीज़ें हैं इसके लिए जो सिंसियर एफर्ट्स किए थे वो ओल्ड पार्टनर ने किए थे, तो ओल्ड पार्टनर का इस पर हक बनता है और वही इसको लेंगे। तो अब याद रखिए, कभी भी हमारे ओल्ड बैलेंस शीट्स में जो रिज़र्व है या प्रॉफिट है या लॉस है तो वो इनकमिंग या नए पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा जाएगा, बल्कि इसे ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बीच में बांटा जाएगा।